जय हिंद। मैं कुमार सत्या सर स्वागत करता हूं आपका द एकेडमी 2.0 पर। हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और ये वो प्रश्नों की श्रृंखला है जो आपके एग्ज़ाम में एक अहम भूमिका निभाएगी, जो आपकी सफलता के लिए भी मील का पत्थर साबित होगी। देखें यहाँ अगर प्रश्नों की तरफ बढ़ें तो देखें, पहला ही प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है। इसमें आपको बताना है कि जो जातक है वो किसका ग्रंथ है। जातक किसका ग्रंथ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है वैष्णव, ऑप्शन बी है जैन, ऑप्शन सी है बौद्ध और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। अगर जातक कथा की बात करें तो जो जातक कथा है या जातक ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या होगा, राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ माना जाता है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है त्रिपिटक है। कौन सा है, त्रिपिटक। और जो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है इसे वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है आगम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। आपको बताना है कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, अर्थात किसकी बातें की गई हैं। ऑप्शन ए है आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी है राजनीतिक जीवन, ऑप्शन सी है धार्मिक और ऑप्शन डी है सामाजिक जीवन और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखें जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये कहने के लिए अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें पॉलिटी की बात की गई है, अर्थात इसमें राजनीतिक जीवन की बात की गई है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें अगला प्रश्न है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है। आपको बताना है कि कल्हड़ की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है। ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है इंडिका, ऑप्शन सी है राजतरंगिणी और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो जो कल्हड़ है, कल्हड़ की जो पुस्तक है उसका नाम है राजतरंगिणी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन नहीं थी। इसमें आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता नहीं थी, बताना है। ऑप्शन ए है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी है चीन की सभ्यता और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अगर सभ्यताओं की बात करें तो उसमें मिस्र की सभ्यता सिंधु घाटी के समकालीन सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी सिंधु घाटी के समकालीन सभ्यता है और चीन की सभ्यता भी यही है, इन समकालीन है। अर्थात ये जो उपर्युक्त सभी हैं ये क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। और इसमें पूछा है कि कौन इसके समकालीन नहीं था, तो आपको इसमें आपके इसके लिए जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई क्या होगा, राइट होगा, अर्थात इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी जो ऑप्शन है ये सभी क्या हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अच्छा, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुआ शब्द क्या यूज किया गया है, मेलुआ शब्द यूज किया गया है, मेलुआ। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। आपको बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 1922, ऑप्शन बी है 1921, ऑप्शन सी है 1942, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। किसके निर्देशन में की थी, तो आपको याद रखना है जॉन मार्शल के निर्देशन में की थी।
जॉन मार्शल। और ये कब खोज की थी, तो आपको याद रखना है 1921 में, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा। आपको बताना है कि जो अकबरनामा है ये किसने लिखा था। ऑप्शन ए है अबुल फजल, ऑप्शन बी है फैजी, ऑप्शन सी है अब्दुर रहीम खाने खाना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो अकबरनामा की बात करें तो अकबरनामा जो है ये अबुल फजल ने लिखी थी। किसने लिखी थी, अबुल फजल ने, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है यूसुफ मेहर अली, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो नारा जो है ये कब दिया गया था, तो आपको याद रखना है 1942 में। और ये आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और ये नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। और इसी में इन्होंने नारा दिया था करो या मरो का, करो या मरो। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है इसे किसके द्वारा अपनाया गया। ऑप्शन ए है भारतीय संसद द्वारा, ऑप्शन बी है ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन सी है संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की बात करें कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था, तो क्या भारतीय संसद के द्वारा अपनाया गया था, तो जी नहीं। क्या ब्रिटिश संसद के द्वारा अपनाया गया था, नहीं। तो इसे किसके द्वारा अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसे कब अपनाया गया था, तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है कि संविधान सभा में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 74 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 360 में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो मंत्रिमंडल शब्द की बात करें तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 1978 द्वारा पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया, मंत्रिमंडल शब्द। और ये कहाँ जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया अनुच्छेद 352 में। 352 में है क्या, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल है। इसमें क्या है, तो राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, इस राष्ट्रीय आपातकाल में कहा गया कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं ये मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही क्या कर सकते हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो यहाँ मात्र संविधान में एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, और वो भी कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 352 में। और कब किया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अनुच्छेद 74 की बात करें तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। और अनुच्छेद 360 की बात करें तो इसमें वित्तीय आपातकाल की बात है। इसमें वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, और एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356। इसमें राजकीय आपातकाल की बात है। क्या है, राजकीय या राज्य आपातकाल। ठीक है,
आगे बढ़ें, देखें अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। आपको बताना है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसको उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन बी है संसद द्वारा, ऑप्शन सी है लोकसभा द्वारा, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति के पद, अगर राष्ट्रपति की बात करें कि राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है, तो क्या भारत का मुख्य न्यायाधीश हटा सकता है क्या? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्या लोकसभा भारत के राष्ट्रपति को हटा सकती है? नहीं। तो कौन हटाएगा? तो संसद। तो संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया ला के क्या की जा सकती है, तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। वो भी कब? तो सिद्ध कदाचार के आधार पर। आगे बढ़े, अगला है कि पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः किसकी बनी हुई है। आपको बताना है कि पृथ्वी का जो क्रोड है, जो कोर है, वो किससे बना हुआ है। ऑप्शन ए है निकिल और मैग्नीशियम से, ऑप्शन बी है निकिल और फेरस से, ऑप्शन सी है निकिल और तांबा से, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के अगर पृथ्वी के भागों की बात करें तो इसे 3 भागों में बांटा जाता है, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल, सीमा और नीफे, अर्थात सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, और निकिल और फेरस। अर्थात ये भूपर्पटी है, ये मध्य भाग है, और ये जो है आंतरिक भाग है जिसे क्रोड कहेंगे। अर्थात ये जो पृथ्वी का जो क्रोड वाला भाग है वो निकिल और फेरस अर्थात लोहे से क्या हुआ है, बना हुआ है। अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। अगला देखें, अगला प्रश्न है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ। यानी जब भारत का विभाजन हुआ तो उसके कारण भारत का कौन सा जो उद्योग है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। ऑप्शन ए है रुई और शक्कर उद्योग, ऑप्शन बी है जूट एवं रुई उद्योग, ऑप्शन सी है कागज एवं लोहा उद्योग, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें, भारत विभाजन के फलस्वरूप भारत का जो सबसे अधिक प्रभावित होने वाला जो उद्योग था वो है जूट और रुई, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, देखें अगला प्रश्न है, यहाँ पे जवाहर है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है। आपको बताना है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है। ऑप्शन ए है पीर पंजाल, ऑप्शन बी है बनिहाल दर्रा, ऑप्शन सी है शिवकिला दर्रा, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो अगर जवाहर सुरंग की बात करें कि किस दर्रे में स्थित है तो वो है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्न में से कौन सा है। आपको बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। ऑप्शन ए है नंगा पर्वत, ऑप्शन बी है नंदा देवी, ऑप्शन सी है कंचनजंगा, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 है या गाडविन आइस्टीन है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर है। और भारत का सबसे ऊंचा चोटी, या अगर ये K2 इसमें ऑप्शन में नहीं है तो कौन सा आंसर होगा, तो जो कंचनजंगा है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8598 मीटर है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है और भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी है। अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि जो K2 वाला जो K2 है ये POK वाले क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। अर्थात ये भारत का तो है लेकिन इस पर कब्जा किसका है, POK का है। और ये जो कंचनजंगा है
ये भारत के अंदर है फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे K2 ऐसे भी ऑप्शन में है नहीं, तो कंचनजंगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय जो परत है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है आयन मंडल, ऑप्शन सी है बाह्य मंडल, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की सतह से जो सबसे दूर वातावरणीय परत है उसे बाह्य मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य मंडल, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ें, देखें अगला प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द किससे संबंधित है। आपको बताना है कि जो इकोलॉजी शब्द है ये किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है ई हैकल, ऑप्शन बी है ओडम, ऑप्शन सी है रीटर, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इकोलॉजी शब्द की बात करें तो इकोलॉजी जो शब्द है इसको देने वाले कौन व्यक्ति हैं, तो ई हैकल हैं। कौन है, ई हैकल, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं। इसमें आपको बताना है कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं। ऑप्शन ए है हरित पादप, ऑप्शन बी है शाकाहारी जंतु, ऑप्शन सी है प्रथम मांसाहारी, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। आपको प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे पहली बार आप विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो पढ़ें, जो भी क्लास पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। चलिए प्रश्न को देखें। तो यहाँ पूछा गया है कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं। तो देखें, जो प्रथम पोषक स्तर है इसके अंतर्गत हरित पादप आते हैं, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। इसमें आपको बताना है कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए है बिहू, ऑप्शन बी है छठ पूजा, ऑप्शन सी है दीपावली, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के अद्वितीय त्यौहार की बात करें तो कौन सा है, तो आपको याद रखना है छठ पूजा। जो छठ पूजा है बिहार का एक अद्वितीय त्यौहार है। अगला प्रश्न की बात करें, देखें अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसमें आपको बताना है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बदलने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है, अर्थात ठोस से वाष्प बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है वाष्पीकरण, ऑप्शन बी है पिघलना, ऑप्शन सी है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें, ठोस से वाष्प बदलने की प्रक्रिया या ठोस कपूर से कपूर वाष्प बदलने की जो प्रक्रिया है इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं। आपको बताना है कि जो ध्वनि तरंगे है वो किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं। ऑप्शन ए है द्रव, ऑप्शन बी है गैस, ऑप्शन सी है निर्वात, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं उनको चलने के लिए माध्यम चाहिए। क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, अर्थात द्रव क्या है, एक माध्यम है, इसमें ध्वनि की जो तरंगे हैं वो चल सकती हैं। गैस भी क्या है, एक माध्यम है, इसमें भी चल सकते हैं। इसके अलावा ठोस भी
ध्वनि तरंगे क्या होंगी, चलेंगी, लेकिन निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है ओजोन परत के संरक्षण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार ओजोन परत के क्षरण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है। तो आपको बताना है कि जो ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है। ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है CH4, ऑप्शन सी है CFC और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत के जो क्षरण है इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार अगर कोई गैस है तो है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था। आपको बताना है कि जो हाइड्रोजन बम है ये किसके द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन ए है एडवर्ड टेलर द्वारा, ऑप्शन बी है सैमुअल क्वेहन द्वारा, ऑप्शन सी है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर द्वारा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन बम की बात करें कि हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो आपको याद रखना है एडवर्ड टेलर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है किस धातु को आशा की धातु कहा जाता है। ठीक है ना, किस वस्तु को या किस धातु को आशा की धातु कहा जाता है। ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है थोरियम, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें किस धातु को आशा की धातु कहते हैं, तो आपको याद रखना है यूरेनियम को। किसको कहा जाता है, यूरेनियम को। यूरेनियम ऐसी धातु है जिसे आशा की धातु के रूप में जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है अनुवांशिकी किससे संबंधित है। आपको बताना है कि अनुवांशिकी किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है पाचन तंत्र से, ऑप्शन बी है रक्तचाप से, ऑप्शन सी है आनुवांशिकता से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो आनुवांशिकता जो है ये आनुवांशिकी से संबंधित होगा, अर्थात ये जो आनुवांशिकी है ये किससे संबंधित है, तो आनुवांशिकता से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस प्रैक्टिस सेट के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें अंतिम प्रश्न है कि लायन फिश किसे कहा जाता है, और ये BPSC द्वारा पूछा गया प्रश्न है। किसके द्वारा पूछा गया है, BPSC द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि लायन फिश किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है स्टिंगरे, ऑप्शन बी है टेरोस वालियंस, ऑप्शन सी है लोबियोरोहिता, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो जो लायन फिश है ये किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है टेरोइस वालियंस से ये संबंधित है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने इस चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। और इसके साथ ही साथ आपको अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। थैंक यू।